हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएट अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो विज्ञान की सीरीज चल रही है, साइंस की सीरीज आ रही है आपके लिए जीएस में, उसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ये हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया मात्रकों के बारे में, राशियों के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ाया क्या, हमने दूसरे पार्ट में देखा कि जो उपकरण कौन सी चीजों को नापने के कौन से उपकरण होते हैं। जैसे हाइट को नापने का अल्टीमीटर हुआ, हमारे रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर उसको नापने का क्या हुआ, स्फिग्नोमैनोमीटर हुआ, और जो हमारे क्या कहते हैं हृदय की गति को नापने का वो क्या था, कार्डियोग्राफ। और जो हृदय गति को सुनता है, धड़कनों को सुनने के लिए तब वो कौन सा होता है, वो होता है स्टेथोस्कोप। इस प्रकार से हमने लगभग ज्यादातर जितने उपकरण सामान्य रूप से अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने उसको डिस्कस किया। कुछ एक अगर बचेंगे उसको हम आज की इस क्लास में नेक्स्ट और लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अलग और नेक्स्ट चैप्टर पे, उसका नाम है यांत्रिकी। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या क्या पूछा जाता है यांत्रिकी में, उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक होगा द्रव्यमान, बल, त्वरण। इसमें ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। वेग, ठीक है, द्रव्यमान, बल, त्वरण, वेग, कार्य, ऊर्जा, संवेग आदि। ठीक है, संवेग आदि ये किसमें आता है, ये सारी चीजें यांत्रिकी में आती है। ठीक है, किसमें, यांत्रिकी से बोलते हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स इंग्लिश से बोलते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें हम द्रव्यमान के बारे में, बल क्या होता है, त्वरण, वेग, कार्य, ऊर्जा, संवेग आदि की कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछ लेता है। ठीक, तो भौतिक विज्ञान का ये जो चैप्टर है इसमें हम ये लिख रहे हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, कि यांत्रिकी मैकेनिक्स किसे कहते हैं। देखो, यांत्रिकी का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई वस्तु है मान लीजिए और उस पर बल लगाए, तो बल के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसमें क्या इसकी वेलोसिटी हुई और ये कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, इसमें कितना कार्य हुआ, एफ कितना, फोर्स कितना लगा, वर्क कितना हुआ, इन चीजों का जो अध्ययन है यही यांत्रिकी कहलाता है। मैकेनिक्स उसको बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक, यही होती है यांत्रिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव में होने वाले परिवर्तन, जैसे उसकी वेलोसिटी आना, उसमें बल लगना, उसके द्वारा कार्य जो हो रहा है, जो ऊर्जा पैदा हो रही है, उन चीजों के बारे में जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम बात करें मैकेनिक्स में क्या आता है, द्रव्यमान, बल, त्वरण, वेग, कार्य, ऊर्जा, संवेग आदि। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है आपका द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान या मास, इंग्लिश में से बोलते हैं मास, MASS, मास, कि किसी चीज में मास कितना है। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का परिमाण, वस्तु या पदार्थ का जो उसमें परिमाण है वही उसका द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु या पदार्थ का जो परिमाण होता है वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, और द्रव्यमान किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक मैंने क्या बताया, ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान क्या हो गया, किसी वस्तु या पदार्थ के भीतर जो परिमाण है, जिसका परिमाण है वही उसका द्रव्यमान है। ठीक है, परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और ये याद रखिए, ये हर स्थान पर फिक्स रहता है, यह हर प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, प्रत्येक स्थान पर
नियत, नियत मतलब क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट नियत रहता है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि आपको बताऊंगा। तो द्रव्यमान क्या हो गया? इसको आप लिख लीजिए, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, स्मॉल एम, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया द्रव्यमान। अब अगला आता है भार, ठीक। अगला क्या आता है? भार। तो भार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए, किसी वस्तु पर लगाए गए पृथ्वी द्वारा जो बल होता है, किसी वस्तु पर, इसको अब मैं बोल रहा हूं, ले लीजिए, किसी वस्तु पर लगाया गया पृथ्वी द्वारा जो बल होता है वही भार कहलाता है, ठीक है। तो भार क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल जो है वो भार है, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं, हमारे को पृथ्वी बल लगा रही, तभी हम यहाँ टिके हुए, तो जितने बल से हमें पृथ्वी खींच रही है, यही हमारा भार है। इसीलिए आप जान लीजिए, जो भार होता है वह स्थान के साथ परिवर्तित होता है। जैसे मैं यहाँ पे, अभी मान लो मेरा वजन यहाँ पे कितना है? 70 किलोग्राम भार, लेकिन अगर मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो मेरा वजन क्या हो जाएगा? यही नहीं रहेगा। चंद्रमा पे मेरा भार घट सकता है, बढ़ सकता है, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से, क्योंकि जो भार होता है क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। अब चूंकि पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी जो, देखिए, दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है उसको कैसे कैलकुलेट करता है, आपको मैं फार्मूला बताऊं, Gm1 m2 अपॉन d²। आपने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं कि दो पदार्थों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो उसको मापा जाता है इससे, Gm1 m2 अपॉन d²। जैसे दुनिया में कोई वस्तु है, जैसे मैं हूं और ये है, अब हमारे बीच में फोर्स लग रहा है, अगर उसको कैलकुलेट करना तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, Gm1 m2 अपॉन d²। इसी प्रकार से क्या होगा, अभी मैं पृथ्वी पे हूं तो पृथ्वी द्वारा जो मुझे बल लगाया जाएगा उसमें पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा होगा, और जब मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो चंद्रमा का द्रव्यमान होगा। इसलिए जो भार होता है, जिस ग्रह पे रहूंगा उस ग्रह के साथ वो वैरी करेगा। तो अगर क्वेश्चन में आए कि भार हमेशा बदलता रहता है ग्रह स्थान के हिसाब से, तो ये सही है, लेकिन द्रव्यमान बदलता है नहीं। आपका द्रव्यमान जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो द्रव्यमान और भार में अंतर होगा, ठीक। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, और ये क्या होता है, जो वस्तु के या पदार्थ का परिमाण होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। भार क्या होता है? वस्तु या पदार्थ पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। जिस फोर्स से वो खींचती है वही हमारा भार है, ठीक। ये चीज हो गया। और मैंने आपको बता दिया कि स्थान के साथ साथ भार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और भार चूंकि क्या है, एक बल है, तो बल जो होगा उसका मात्रक क्या होगा? उसका होगा न्यूटन। और जो भार मापा जाता है, स्प्रिंग तुला वगैरह भार का ही मापक है। जो स्प्रिंग तुला होती है उसमें आप कुछ लटका दीजिए, उस भार को माप लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान और भार। अब बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं कार्य। बल है, त्वरण है, वेग है। अच्छा, वेग की सबसे पहले बात करते हैं, वेग क्या होता है। देखिए, वेग को जानने के लिए सबसे पहले हम पहली क्लास में, हालांकि मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बता दिया था। देखिए, ये है दूरी, एक है कौन सी दूरी, एक है विस्थापन। आप समझ लीजिए, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि मैंने पहली क्लास में बता दिया है। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या अंतर है आप समझ लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन फंसाता है। दूरी का मतलब होता है, देखिए, जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं एक कदम चला, दो कदम चला, तीन कदम चला, अब मैं यहाँ रुक गया ना, तो ये जो मैं चला हूँ ये क्या हो गया, और मैं दो कदम, एक कदम पीछे भी आ गया, तो तीन कदम आगे गया, एक कदम पीछे गया, तो मेरी दूरी कितनी हो गई? 4 कदम। दूरी का मतलब क्या होता है? जितना आप पास चलते हैं, जितना आप रास्ता तय करते हैं, वो दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? वो दूरी है जितना आप चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि
कि पहले बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी, जैसे आप एक कदम चले, दो कदम चले, तीन कदम चले और एक कदम पीछे हो रही है, तो आपके बीच पहला बिंदु और आखिरी बिंदु कितना दूरी हुआ? दो कदम का। विस्थापन कितना होगा? दो कदम। आप अंतर समझ रहे हो? जैसे आप यहाँ पे हो, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ से आप निकले, आपका घर है, यहाँ से आप निकले, आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर यहाँ गए, आप लास्ट में यहाँ पहुंचे। अब आपका जो दूरी होगा ना, देखिए जो आपका दूरी होगा, ये जोड़ा जाएगा, मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, ये b है, ये c है। तो अगर दूरी का होगा, दूरी क्या होगा कि ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, ये x प्लस y प्लस z प्लस b प्लस c, ये दूरी होगी। विस्थापन क्या होगा? प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। याद रखना, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है? विस्थापन। दूरी शून्य, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है दूरी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं मार्केट गया और मार्केट से मैं अपने घर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट शून्य हुआ, क्योंकि मैं गया और फिर आ गया। तो इस बीच में क्या हुआ? मैं जितना चला उतना वापस आ गया, तो विस्थापन शून्य हो गया। अब हम कहेंगे कि दूरी और विस्थापन, तो वेग क्या हुआ? देखो जो चाल होती है, चाल और वेग में यही अंतर होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, याद रखना, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, और दूरी एक अदिश राशि है। इसमें दिशा का महत्व नहीं होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, और विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की जरूरत होती है कि इतना मीटर नॉर्थ, इतना मीटर साउथ। जैसे मैं कहूँ, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, एक व्यक्ति या मैं बोलूँ राम अपने घर से 4 मीटर उत्तर चला, ठीक 4 मीटर उत्तर चला, उसके बाद फिर वो 4 मीटर, पहले 4 मीटर उत्तर चला, ठीक है, फिर वो क्या करता है, फिर अपने घर की तरफ मुंह करके फिर 4 मीटर दक्षिण चला, तो बताओ अपने घर पे आ गया। तो इस स्थिति में दूरी क्या होगी? 4 गया और 4 आया, 4 4 8, लेकिन विस्थापन क्या होगा? पहला बिंदु विस्थापन परिभाषा क्या थी? पहले बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच दूरी। तो पहला बिंदु क्या था? घर, लौट के फिर गया और फिर आ गया घर, तो कहीं इसके बीच दूरी क्या होगी? शून्य। तो विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, दूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी जितना आप चलते हो सबको जोड़ लो। और विस्थापन में क्या होता है कि आप प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही विस्थापन होगा। और यही अंतर आपके चाल और वेग में होता है। देखिए चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। और वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। ये आप याद रखिएगा, वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो इस प्रकार वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है, क्योंकि चाल में दूरी आती है और वेग में विस्थापन आता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर है चाल और वेग के बारे में। अब हम आगे चलेंगे अपने त्वरण पे कि त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण होता क्या है? वेग पर एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही बोलते हैं त्वरण। त्वरण इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। गाड़ी का बैठते हैं, देखिए बाइक क्या कहते हैं कि यार एक्सेलरेटर सही नहीं चल रहा है, एक्सेलरेट करो गाड़ी को। तो क्या कर रहे हो आप? गाड़ी को त्वरित कर रहे हो। उससे क्या होता है? गाड़ी पे फोर्स लगता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है इसको आप लिख लीजिए, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए से ध्यान रखना त्वरण को। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा डिवाइड बाई, बटा को डिवाइड बाई, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय।
वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। और पृथ्वी जो जब हम कोई पिंड छोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा, ठीक है, मैंने हाथ से पकड़ रखा है, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, तो पृथ्वी इस पे कितना त्वरण लगाएगी, तो पृथ्वी इस पे त्वरण लगाती है जी, स्मॉल जी, जिसका वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड पर याद रखिएगा, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को जो त्वरण दिया जाता है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों लिखे जाते हैं, लगभग दोनों समान ही है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो वेग की परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक, त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग में परिवर्तन, मान लो इसका पहला वेग कितना है, v माइनस u अपॉन, यही होता है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग अपॉन कितने समय। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं चलना चालू किया, तो मेरी लास्ट वाली जो वेलोसिटी है वो है मेरी 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और जब मैं शुरू किया तो मैंने 0 से चालू किया था, तो मेरा त्वरण कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन कितने सेकंड में मैंने किया, अगर मान लो 3 सेकंड लगे तो इस मेरा त्वरण कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। और पृथ्वी किसी वस्तु को, जैसे ये वस्तु है, देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, अब इस पे कितना त्वरण लगा रही पृथ्वी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आप छोड़ते हो तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड से उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी गति में वृद्धि होगी पर सेकंड। ये हो गया आपका त्वरण। अब हम आगे चलते हैं बल की तरफ। ठीक है, और बल में हम पढ़ेंगे न्यूटन के 3 नियम। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, वही न्यूटन के बल के नियम। बल क्या होता है, बल होता है किसी वस्तु पे खिंचाव या धक्का जो होता है वही बल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं पृथ्वी खींच ली तो गुरुत्व बल हो गया, मैंने इसे धक्का दे दिया तो ये धक्के का बल हो गया, खींच लिया तो खिंचाव बल हो गया, तो ये बल है, फोर्स। अब इसी से रिलेटेड न्यूटन ने 3 नियम दिए, और उन्होंने क्या नियम दिया उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, अच्छा बल का मात्रक क्या है तो होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम, इनके 3 नियम है। न्यूटन के गति के नियम है, न्यूटन के गति के गति मोशन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। अब देखो इन्होंने पहला नियम दिया फर्स्ट, इसे बोलते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इन्होंने पहला क्या बोला, इन्होंने पहला ये बोला अगर कोई वस्तु विराम में है या एक समान गति में है तो वो विराम में या एक समान गति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही है, आप नोट कर लीजिए इसको, मैं लिखूंगा नहीं, आप ये बोल रहा हूं उसको आप नोट करिए। प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गति में है, अगर एक समान चाल गति से चल रही है तो वो एक समान गति से ही चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, एक बार और सुन लीजिए। फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जब कोई वस्तु
विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अथवा एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, ये हो गया क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये चीज क्या दिखाती है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, ये दिखाती है जड़त्व, इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का मतलब क्या होता है कि जो चीज जैसी है वो उसी स्थिति में रहने की प्रवृत्ति हो। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ और मुझे कोई धक्का देना चाहेगा तो मैं क्या तुरंत सरक जाऊंगा? नहीं, थोड़े में नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो मेरा मास है, जो मेरा द्रव्यमान है, वो उसका विरोध करेगा। तो यही है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जो एक जिस स्थिति में है उससे परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया, INERTIA, किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की, किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की अथवा गतिमान। जैसे मैं तेजी के साथ चल रहा हूँ ना, तो अब मैं उस गति में ही बना रहना चाहूंगा, यही जो प्रवृत्ति है, यही जड़त्व। आपने देखा होगा, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जड़त्व का कैसे कार्य करता है। देखिए, जब आप बस में बैठे हैं और बस तेजी के साथ, जब बस तुरंत मूवमेंट करती है तो आप क्या करते हैं? आपका शरीर पीछे की तरफ धक्का हो जाता है। वो क्यों होता है? इसी जड़त्व के कारण। क्यों? आप बस में बैठे, आपका शरीर स्थिर, और जैसे बस में गति हुई, अब आपका शरीर क्या चाह रहा है कि वो वहीं रुके, लेकिन बस तो आगे बढ़ रही है, तो आपका शरीर तुरंत पीछे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यही है, ये कहाँ से आ रहा है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने समझाया इसको कि देखिए ऐसा ही होता है, क्योंकि जो वस्तु जैसी स्थिति में रहती है ना, वो उसमें तब तक बने रहना चाहती है जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाए। तो यही से आता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें जड़त्व का कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। और जितना ज्यादा जिसमें द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान होता है ना, वो जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान जो है जड़त्व की माप होती है, जड़त्व की माप। इनर्शिया का मेजरमेंट है, इसमें जितना द्रव्यमान होगा वो उतना अपने उसी प्रवृत्ति में रहना चाहिए। जैसे मैं 100 किलो का हूँ, मुझे परिवर्तित करने में मुझे धक्का देने ज्यादा बल लगेगा ना, तो द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा। हल्का है तो हल्के में ठेल दो। ठीक, द्रव्यमान क्या है? जड़त्व की माप। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको बस वाले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारा शरीर तो बना रहना चाहता है। आप देखिए, कभी बस से उतरते समय आप क्या बोला जाता है कि आप बस के डायरेक्शन में ही चल दौड़िएगा। क्यों? क्योंकि बस से जब आप उतर रहे हो ना, तो आपकी शरीर गति में है, और जैसे अगर आप उल्टे तरफ या रुकने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि आपका पूरा बॉडी जो है वो एक वेलोसिटी में जा रहा है, तो अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि जब बस से उतरिए तो थोड़ा दूर चलिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी भी वेलोसिटी में है। जड़त्व होता है तो आपकी उसी स्थिति को बनाए रखता है, तो कुछ देर चलेंगे तो अपने आप धीरे नॉर्मल चीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक, अब हम चलेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, अच्छा यही से सबसे फेमस फार्मूला आप जो याद करते हैं, आपने बचपन के 9th में पढ़ा होगा, बचपन में क्या पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। 9th की साइंस में आता है न्यूटन सेकंड, ये न्यूटन के बारे में बात है जब हम लोग पढ़ते थे। तो जो फार्मूला नहीं है, F = m × a, ये बड़ा फेमस फार्मूला है कि अगर कोई मास द्रव्यमान है, वो a एक्सेलरेशन से दौड़, उसको एक्सेलरेशन a मिला हुआ है, तो उसमें जो बल लगने वाला वो क्या होगा? F = m × a। ठीक, अगर कोई 1 किलोग्राम का मान लीजिए कोई ईंट है और उसको मैंने एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का, तो ये इतना देने में मुझे 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ के फार्मूले से। लेकिन ये नियम क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। नियम कहता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है,
वो बल के समानुपाती होती है। क्या बोला? संवेग, न्यूटन सेकंड लॉ, संवेग परिवर्तन की दर। अब मैं बताता हूँ संवेग क्या होता है। संवेग परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले बल, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, तो इसको F से बताया जाता है, फोर्स को F से बताया जाता है। F O R C E होता है। F जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v। संवेग मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, संवेग क्या होता है? वेग में परिवर्तन इनटू मास, तो m इनटू डेल्टा v। अब देखिए क्या कर रहा है, जो ये संवेग परिवर्तन की दर है, तो दर को क्या करेंगे हम? टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यही F इज इक्वल टू m और v अपॉन t क्या होता है? A, त्वरण, F इक्वल टू। ये फार्मूला यहीं से डिराइव होके आया है। द्वितीय नियम ये कहता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो उस पे लगने वाले बल के समानुपाती है। ठीक, F इक्वल टू m टू कहीं आए पूछेगा, सीधा क्वेश्चन ऐसा आता है कि F इक्वल टू m टू a न्यूटन के किस नियम पे आधारित है? तो किस पे है? द्वितीय नियम। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किसी वस्तु पे आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी बल की दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के समान और बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे, जो कि आम आदमी भी इस्तेमाल करता है अपनी भाषा में, कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने कई बार आपने सुना होगा सबके मुंह से, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति के नियम। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? तीसरा नियम, थर्ड लॉ। इसमें क्या कहा गया है? न्यूटन ने कहा कि, न्यूटन ने क्या कहा? बोला कि जब भी किसी एक वस्तु पर, एक वस्तु मान लीजिए ये है और एक वस्तु ये है, अगर ये वस्तु इस पे बल लगाएगी तो एक्शन अगर ये इस पे करेगी तो इसका रिएक्शन आएगा। तो प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन होगा और विपरीत दिशा में होगा। जैसे मैं बताऊं कैसे, जैसे ये है, अब मैंने इसे फोर्स लगाया व्हाइट बोर्ड पे, तो जैसे मैंने इसे फोर्स लगाया ना, इस व्हाइट बोर्ड ने मेरे ऊपर ही फोर्स लगाया। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसको समझिए कैसे। देखिए होता क्या है, जैसे आप नाव चल रही, नाव पानी में है और अचानक से आप उस नाव पे पैर रखिए। ठीक है, पैर रखते हैं तो क्या होता है, जैसे आप पाँव रखते हैं तो आपने नाव पे फोर्स लगाया, तो नाव थोड़ी सी शिफ्ट हुई और नाव में आप पे फोर्स लगाया तो आप भी थोड़ा पीछे। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार आप आदमी जब पाँव रखता है और अगर एक डिस्टेंस का गैप है उसमें पानी से ज्यादा, तो आदमी नाव आगे बढ़ जाती है, वो पानी में गिर जाता है। तो प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे गोली चलती है तो जब गोली निकलती है तो गोली पे जो फोर्स लगता है तो गोली भी बंदूक पे लगाती है। इसलिए जब बंदूक चलाते हैं देखिए कंधे पे पूरा एक प्रॉपर एक पोजीशन लेके करते हैं, क्योंकि वो सेम फोर्स आपके ऊपर भी अप्लाई करेगी। और एक जो बंदूक चलाने वाले देखिए उनके कंधे पे जोर पड़ता है, क्योंकि उतनी गति आप उसको दे रहे हो, वो गति कहीं ना कहीं आपके बंदूक और जो जुड़ा हुआ आपका कंधा है उस पर किया जाएगा। तो ये सब चीजें न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हमने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। वो कहता है कि कोई वस्तु अगर गति है, एक समान गति में चल रही है या विराम में है, तो वो वैसी ही रहेगी जब तक कि उसको कोई बाह्य बल न लगा जाए। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा वो ऐसा ही रहेगा। दूसरा, F इक्वल टू m इनटू a, अर्थात जो बल होगा वो उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, या संवेग परिवर्तन की दर बल उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तीसरा कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और उसके ठीक विपरीत दिशा में लगेगी। ठीक, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं एक लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ कि जब भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक, जब भी कोई एक वस्तु किसी एक वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी बराबर और विपरीत दिशा पर बल लगाती है। ठीक, दिशा उसकी उल्टी होगी लेकिन लगाएगी वो, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके
न्यूटन के तीनों लॉ, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन का नियम। अगर कहीं लिख दे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है, ये है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। हम आम भाषा बोलचाल में बोल देते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, सवाल का काम करिए, सवाल भी बोलिए। तो ये न्यूटन का लॉ फोर्स के लिए था, अब लोगों ने इसको अपने व्यवहार में भी ला दिया है बोलने के तरफ। ठीक, अब हम बात करते हैं और हमारा क्या बचा था, कार्य। देखो कार्य क्या होता है, कार्य हम नॉर्मल चीजों में क्या होता है, कार्य ऐसा हुआ कार्य, लेकिन जो विज्ञान में कार्य क्या होता है वो क्या होता है। देखिए कार्य को विज्ञान में वर्क तो इसका शब्द है ही, इंग्लिश में उसमें भी यूज करते हैं वर्क। विज्ञान में कार्य किसको कहा जाता है, अब जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में वो वस्तु विस्थापित हो, बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही कार्य होता है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो कार्य होता है, बल इनटू वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, जैसे मैंने अगर इस वस्तु पे ऐसे फोर्स लगाया और इसी दिशा में ये विस्थापित हो गया, तो जितना बल लगाया और जितना दूर खिसक के गया, तो दोनों का गुणनफल कर दो, वही हो जाएगा हमारा कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, ये ऊष्मा का भी मात्रक होता है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है, कहीं कहीं ऊर्जा ही खर्च होती है, तो बल उड़ित बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, अब जैसे आप देखिए, जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, अब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये विस्थापित नहीं हुआ, और भले में कितना ताकत लगाऊं और थक जाऊं, लेकिन विज्ञान में अगर पूछा जाए कि मैंने काम किया, तो विज्ञान के अनुसार आपने कुछ काम नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बल तो लगाया, मत्था तो मारा, लेकिन विस्थापन हुआ नहीं, दीवार तो इसकी है, तो ये हमेशा रहेगा जीरो। तो बल इंटू जीरो, फिर जीरो हो जाएगा सारा। जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो आप दीवार पे कितना भी ताकत लगा लो, लेकिन अगर विस्थापित नहीं कुछ हो रहा, तो आपका कार्य क्या होगा, ठीक है। कार्य क्या होता है, बल, जो वस्तु पर लगाया गया बल है, और बल की दिशा में जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वही क्या होगा, कार्य होगा, और इसका मात्रक होगा जूल। इसको जूल में मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्य। और कार्य ऊर्जा ही है, जो ऊर्जा आप खर्च करते हैं वो कार्य में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, ऊर्जा का एक सिद्धांत है, ऊर्जा का एक सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसमें बताया जाता है कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा अपने फॉर्म को बदल देती है, वो दूसरे रूपों में बदल जाएगी, वो नष्ट नहीं होती। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि वो अपनी चीजों को बदल देती है। जैसे यहाँ मैं इसको पकड़ रखा हूँ, अब इसको छोड़ूंगा ना, तो ये ऊर्जा जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा पर बदल जाएगी, वो नष्ट नहीं हुई। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही रहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, वो अपने रूप को बदल देती है। जैसे मेरे पास अभी क्या मैंने किया, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अपने हाथ को रगड़ा, देखो मैं ऊर्जा अपने आप खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या क्या हुआ, यहाँ ध्वनि निकली और मेरा हाथ गर्म हुआ, तो मेरी जो ऊर्जा थी वो किन रूपों में बदल गई, कुछ तो चली गई ध्वनि में और कुछ चली गई ऊष्मा में। तो मेरी जो ऊर्जा थी वो नष्ट नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। और यही नियम गतिज और स्थितिज ऊर्जा में भी काम करता है कि अगर कोई वस्तु गति में है, जैसे ये वस्तु गति में है, तो ये गति की उसमें गतिज ऊर्जा है, और जो यहाँ रुक गई तो ये स्थितिज ऊर्जा बदल गई, वो नष्ट नहीं हो। यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो एक घटेगी। ये होता है आपका ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। और ऊर्जा का मात्रक जो होता है
वो होता है जूल। ठीक है, और शक्ति का मात्रक हमने बात कर ही लिया था, वॉट होता है। और 746 वाट मैंने बताया था आपको क्या होता है। 746 वाट को हम बोले थे पिछले क्लास में 1 हॉर्स पावर। अब इस चैप्टर में आपका ऊर्जा को हम थोड़ा और डिटेल में हल्का देख लेते हैं, बस इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और ये क्लास हमारी समाप्त होगी। तो हमने यांत्रिकी वाला जो चैप्टर था मैकेनिक्स वो लगभग समाप्त कर लिया है। ऊर्जा के बारे में देखिए, ऊर्जा क्या है? एनर्जी। टॉपिक लिखिए ऊर्जा। इसको कार्य है, वो कार्य भी एक ऊर्जा है, क्योंकि हम कार्य को ऊर्जा खर्च करते हैं। कार्य जो करने की क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, यही क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा। और ऊर्जा के कई रूप है, जैसे उष्मा भी एक ऊर्जा है, ध्वनि भी एक ऊर्जा है, प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है। ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप में। उष्मा, ध्वनि, प्रकाश, ये सब क्या है? एनर्जी के ही फॉर्म। ठीक है, ये सब क्या है? एनर्जी की ही फॉर्म है। ध्वनि हो गया, मैं जैसे आवाज निकालता हूं ध्वनि ऊर्जा होगी। उष्मा गर्मी है, सूर्य, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो उष्मा भी रहता है, सारी चीजें। तो ऊर्जा का क्या हो गया? उष्मा है, ध्वनि है, प्रकाश है। अच्छा, उस ऊर्जा में क्या कोई दिशा है कि हाँ मेरा ऊर्जा जो है 5 किलो जूल उत्तर में, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये क्या है? अदिश राशि। और इसका मात्रक क्या है? जूल। कैलोरी भी होता है, कैलोरी का यूज हीट के लिए ज्यादा करते हैं। जूल, कैलोरी, आयरन, ये तीनों मात्रक ऊर्जा के। ठीक, और ऊर्जा में या संरक्षण का नियम जो मैंने बताया आपको, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा बोला जाता है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गतिमान है ना, तो उसके अंदर क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको कैसे मापा जाता है? वैसे क्वेश्चन ये काफी बार आया है, लेकिन आप याद रखिए जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होता है 12mv²। अर्थात अगर मेरा वजन 100 किलोग्राम मान लीजिए है, और मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा हूँ, तो मेरी जो गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी? 12 × 100 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी मेरी मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 5 × 5। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 50 आ जाएगा, 25 और 50 × 25 कितना हो जाएगा? 1250। तो 1250 हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। ठीक, mgh या मास होता है ये द्रव्यमान, g होता है जो ग्रेविटी का त्वरण होता है, h होता है ऊंचाई। ठीक, अगर कोई वस्तु इतनी ऊंचाई पर रखी गई है, उसमें ग्रेविटी लग रही है, तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? mg। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं। ठीक, तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है जैसे पिछले टॉपिक में था, तो ये तेजी के साथ खत्म होगा और आप घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करें। पेन कॉपी लीजिए, फिर शुरू करें। देखिए, अब क्वेश्चन आता है बीपीएससी 2001-2 का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि का अर्थ यही होता है
इसके शब्द से ही पकड़ लीजिए, देखिए याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सदिश और अदिश। देखिए सदिश, दिश मतलब क्या? दिशा। और स का होता है सहित, दिशा सहित। ऐसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बिना दिशा की उपलब्धि के हम उसे नहीं बता सकते हैं, वो होती है सदिश राशि। और ऐसी राशियां जिनमें दिशा के बिना भी उनको दर्शाया जा सकता है, वो होंगी अदिश राशि। जैसे मेरा वजन 60 किलोग्राम भार है, तो क्या मैं बताऊंगा कि मेरा वजन 60 किलोग्राम उत्तर दिशा में? नहीं। दक्षिण दिशा में नहीं, इसमें दिशा कोई मतलब नहीं है। तो अदिश राशि क्या होगी? मेरा जो वजन है, जो मेरा द्रव्यमान है, वो क्या हो गया? मेरा जो द्रव्यमान होगा क्या होगा? द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। भार लेकिन सदिश राशि, क्योंकि भार एक बल है। देखिए जो बल है ना, ये सब सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जब बल लगता है तो उसकी एक दिशा होती है। जैसे मैंने फोर्स लगाया, अब इस पे लगाऊंगा तो इसका एक फोर्स की दिशा है ना, कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। द्रव्यमान में तो द्रव्यमान है, इसमें कुछ नहीं। और जैसे मान लो मेरे पास 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध का क्या कोई दिशा होती है? 1 लीटर दूध इस दिशा में नहीं, जो आयतन होगा वो क्या होगा? अदिश राशि। सदिश का मतलब इसमें दिशा, जो ऐसी राशि है जिसको दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश। बिना दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं स्केलर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी राशि सदिश नहीं है? पहला है ऑप्शन विस्थापन। तो विस्थापन आपको पता है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग, वेग भी सदिश राशि है। बल, बल भी सदिश राशि है। आयतन, आयतन आंसर होगा। आयतन एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अब क्या है? अब अगला क्वेश्चन आया है, ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी, ये एमपीपीसीएस 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का तो न तो सृजन हो सकता है और न ऊर्जा का विनाश हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा केवल ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2000 में आया हुआ है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस का, हवाओं की ऊर्जा होती है